हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरदास क्लासेस। मैं हूं सचित सिंह और आज हम देखने जा रहे हैं हमारे इंडिया के कुछ ऐतिहासिक इवेंट्स जिन्होंने हमारे मॉडर्न इंडिया को शेप दिया। आज हम सफ़र देखेंगे 1909 से लेके 1923 तक का। चलिए शुरू करते हैं। 1909 में मुस्लिम लीग को लीगलाइजेशन मिल जाती है। जो मुस्लिम लीग 1906 में बनती है, अब उसको लीगलाइजेशन मिल जाती है और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जहां जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आते हैं और उनके आगमन में जन गण मन गाया जाता है, जो हमारे देश का आज नेशनल एंथम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। उसके अगले साल 1912 में दिल्ली को ऑफिशियली राजधानी बना दिया जाता है हिंदुस्तान की। अब 1914 में पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है और 1915 में साउथ अफ्रीका से हमारे देश में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। अब हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से गांधी जी की हिस्ट्री में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है इंडियन हिस्ट्री में। अगले साल 1916 में गांधी जी कांग्रेस का लखनऊ सेशन जाते हैं अनइनवाइटेडली, जहां प्रेसिडेंट होते हैं एसी मजुमदार, और गांधी जी वहां राजेंद्र शुक्ला ओ माफ कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला जी से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला जी उन्हें अगले साल चंपारण इनवाइट करते हैं। अब चंपारण सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है इधर, जिसकी कहानी कुछ इस कदर है कि ब्रिटिश सरकार किसानों पे नील की खेती को अनिवार्य कर देती है, और वो भी 1/3 लैंड पे, जिसके परिणाम स्वरूप धरती बंजर हो जाती है और हमारे किसानों को बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। गांधी जी इसका विरोध करते हैं और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की पहली विक्ट्री मानी जाती है। इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें महात्मा की उपाधि भी देते हैं। उसके अगले साल 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक होती है। अहमदाबाद मील के वर्कर्स को 35% बोनस देने से कंपनी इनकार कर देती है और इसके विरोध में वर्कर्स विरोध करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। गांधी जी वहां जाते हैं और पहली बार भूख हड़ताल करते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि 35% की बजाय 33% का बोनस वर्कर्स को दिया जाए। इसी साल खेड़ा सत्याग्रह भी होता है। खेड़ा में किसानों पे ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत हैवी टैक्स लगाया जाता है, जो हमारे किसान देने में असमर्थ होते हैं। गांधी जी वहां जाते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं कि जो टैक्स देने लायक है केवल उसी से लिया जाए। इस सत्याग्रह में सरदार पटेल की भी अहम भूमिका थी और उन्हें सरदार का टाइटल भी इसी सत्याग्रह में मिलता है। 1919 में आते हैं अब हम। 1919 हमारे देश के इतिहास का एक वाटरशेड मूवमेंट है। हम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म को देखते हैं और इसके तहत रॉलेट एक्ट आता है, जिसको हमारे हिंदुस्तानियों ने हमेशा काले कानून के नाम से संबोधित किया। वह क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार यदि किसी पर शक भी करती है तो उसे 2 साल की हिरासत में ले लिया जाता है बिना किसी सुनवाई के। और इसी दौरान डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जी को हिरासत में भी ले लिया जाता है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग एकत्रित होते हैं। वो दरअसल एक पीसफुल इवेंट था, कोई हिंसा या कोई प्रोटेस्ट भी नहीं था वो इवेंट, लेकिन इसके विरोध में जनरल डायर उन पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और हमें भारी संख्या में हमारे देश में मौतें देखने को मिलती है, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। ये काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट था हमारे देश का। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि वापस दे देते हैं ब्रिटिशर्स को इसके विरोध में, और गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिलता है बोअर वॉर में इन साउथ अफ्रीका बाय द ब्रिटिश, उसको भी गांधी जी वापस दे देते हैं।
अब इतिहास में धरती के कोने पे हुआ एक इवेंट धरती के इस कोने पे इम्पैक्ट डालता है, और ये सिर्फ इतिहास में नहीं, हम आज भी देख सकते हैं। जो विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ वह अपने अंतिम चरम पे था, और ट्रीटी ऑफ वर्सली के तहत ऑटोमन सुल्तान से उनके खलीफा की पोस्ट को छीन लिया जाता है। खलीफा की जो पोस्ट थी उसे अबॉलिश कर दिया जाता है। खलीफा दरअसल इस्लामिक जगत में एक रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड के रूप में देखे जाते हैं। इसके अबॉलिशन के विरोध में हम इस्लामिक वर्ल्ड में एक क्रांति देखते हैं, और ये क्रांति हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं। दिल्ली में खिलाफत कमेटी बैठती है जिसके चेयरमैन गांधी जी स्वयं होते हैं, और 1920 में खिलाफत मूवमेंट ऑन ग्राउंड शुरू हो जाता है। और कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, जहां पे प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, नॉन कोऑपरेटिव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और कांग्रेस के ईयरली सेशन में जो नागपुर में था, जहां प्रेसिडेंट थे विजय राघवाचार्य, इस प्रपोजल को पास कर दिया जाता है। और 1921 में हम देखते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑन ग्राउंड। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों में हम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को देखते हैं, और मुस्लिम्स भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, अन्य। और मोहम्मद अली पहले व्यक्ति थे जो गिरफ्तार भी हुए। तिलक फंड की स्थापना होती है जो उस समय 1 करोड़ की लागत को एकत्रित करने में कामयाब होती है। उसके अगले ही साल 1922 में चौरी चौरा इवेंट होता है, जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रिटिश पुलिसकर्मी कुछ सत्याग्रही पर लाठीचार्ज कर देते हैं, और उसके विरोध में सत्याग्रही पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस वालों की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें हमें हिंसा देखने को मिलती है, जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल विपरीत था। गांधी जी अपनी फिलॉसफी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उनको बहुत बैकलैश देखने को भी मिलता है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। हम देखते हैं अहमदाबाद के कोर्ट सेशन में गांधी जी बॉम्फेट नामक एक जज से मिलते हैं, और दुर्भाग्यवश गांधी जी को जेल होती है। अब गांधी जी के जेल जाने से कांग्रेस में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक इंटरनल डिवीजन होता है। ये कोई बहुत बड़ा विभाजन नहीं था बेसिकली। ये 1923 में हम देखते हैं कि 2 गुट बनते हैं कांग्रेस में, एक नो चेंजर्स, एक प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स चाहते थे कि वो बाहर से लेकर समाज का सुधार करे, अवेयर करे लोगों को, और थे प्रो चेंजर्स जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और अपने आप को ब्रिटिश सरकार द्वारा और ब्रिटिश सरकार के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते थे और बदलाव लाना चाहते थे। इस प्रो चेंजर्स में 2 व्यक्ति हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी, और हम इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन देखते हैं, जिसके हमारे देश के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अगले ही वीडियो में हम देखेंगे 1923 के बाद का सफ़र 1947 तक। धन्यवाद।